अस्सलाम वालेकुम। आज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट वर्कर्स होते हैं उनके इंडिविजुअल बिहेवियर की फाउंडेशंस क्या होती हैं और किस तरीके से हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि हम उनकी कॉम्पिटेंसीज को मैक्सिमम लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूटिलाइज कर सकें। फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बायोजियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स की। बायोजियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर, marital status that are objective and easily obtained from personal record। ये वो पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की जो हम उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल रिकॉर्ड के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, जैसे कि सच एज एज ऑफ द कैंडिडेट, जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी एज क्या है, वो किस एज सेगमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यंग हैं, एडल्ट हैं, ओल्ड हैं। मैरिटल स्टेटस, आया वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। जेंडर, मेल और फीमेल। तो ये वो तमाम बुनियादी करैक्टरिस्टिक्स किसी भी इंडिविजुअल की होती हैं जिसकी बुनियाद पर उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आती हैं। इनको हम कहते हैं बायोजियोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक्स। फिर सेकंड हमारे पास है एबिलिटी, इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस। एबिलिटी की अगर हम बात करें, एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू परफॉर्म द वेरियस टास्क इन जॉब। एबिलिटी दरअसल हम उस सलाहियत को कहते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के पास किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हो सकती है। ये एबिलिटीज़ डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होती हैं। यही वजह है कि जब तक हम उनकी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को रिकग्नाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक हम उनको उनकी अकॉर्डिंगली टास्क को डिलीवर नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स की जो डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं उनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, उनमें फ़र्क क्या क्या है। सेकंड, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, द कैपेसिटी टू डू मेंटल एक्टिविटीज़। डिफरेंट इंडिविजुअल की मेंटल कैपेसिटी डिफरेंट होती है और उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं जिसको हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कहते हैं, उसका जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी बुनियाद पर वो डिसीजन लिया जाता है कि एक इंडिविजुअल किस हद तक क्रिटिकल टास्क को परफॉर्म करने की पोजीशन में है या नहीं। थर्ड हमारे पास आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कंटेन फोर सब पार्ट्स: कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड कल्चर। यहाँ पर वैरायटी ऑफ एबिलिटीज़ आ जाती है, इंटेलिजेंस आ जाती है कि एक इंडिविजुअल की जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, उसकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, उसकी इमोशनल लेवल क्या है और वो किस कल्चर से बिलोंग करता है। इन चार एलिमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये कहलाती है मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर भी हमें एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने में आसानी होती है कि एक इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को किस हद तक मॉडरेट कर सकता है, किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। फिजिकल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज के अंदर द कैपेसिटी टू डू टास्क डिमांडिंग स्टेमिना, extraordinary strength and similar characteristics।
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए हम एक इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल की हार्ड वर्किंग का लेवल क्या हो सकता है और वो किस हद तक वर्क प्रेशर को बेयर कर सकता है, सस्टेन कर सकता है और वो इस इन्वायरमेंट के अंदर बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में आ सकता है या नहीं। इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है स्टेमिना। किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, किसी भी गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो अहम चीज़ होती है वो होती है स्टेमिना। कि एक इंडिविजुअल का स्टेमिना जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रगल या हार्ड वर्किंग कर सकेगा। सेकंड होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हम कहते हैं वो तमाम फेवरेबल करेक्टरिस्टिक या फेवरेबल पॉइंट्स जो कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी इंडिविजुअल के अंदर होने चाहिए। जैसे कि एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए पार्टिसिपेंट या कैंडिडेट को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। तो ये उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ये उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट्स की जॉब को परफॉर्म करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए फोकस की, ऑब्जर्वेशन की, ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म कर सके। इसी तरह एक लीडर के लिए जो एक स्ट्रेंथ होती है वो होती है डोमिनेशन, कि वो किस तरीके से अपने मातहत काम करने वालों के ऊपर डोमिनेट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो मुख्तलिफ जॉब्स के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है और इन स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करना किसी भी कैंडिडेट की पर्सनैलिटी में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उसको, उन कैंडिडेट को उनकी कॉम्पिटेंसीज की बुनियाद पर टास्क असाइन कर सकें। लर्निंग any relatively permanent change in behavior that occur as a result of experience। किसी भी कैंडिडेट के अंदर लर्निंग की सलाहियत का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये लर्निंग की जो कैपेसिटी या लर्निंग की अडोप्टेबिलिटी या लर्निंग की सलाहियत जो है डिफरेंट कैंडिडेट्स में या डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होती है। एक इंसान लर्निंग को अगर हम डिफाइन करें तो लर्निंग मीन्स कि जो भी आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं उन एक्सपीरियंसेस से जो आपको अचीवमेंट होती है इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, जिसकी बुनियाद पर आप फ्यूचर में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने की पोजीशन में आते हैं, ये कहलाती है लर्निंग। लर्निंग कुछ लोगों की जो है शॉर्ट एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा होती है, लर्निंग कुछ लोगों की लार्ज एक्सपीरियंस में कम होती है। तो लर्निंग का रुझान या लर्निंग की सलाहियत एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्टमेंट के लिए डिफरेंट डायमेंशन से लर्निंग करनी पड़ती है। लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले इन्वॉल्व चेंज, कि एक कैंडिडेट किस हद तक अपने बिहेवियर को मॉडरेट कर सकता है, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है, किस हद तक वो अपने आप को एग्री रखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडजस्टमेंट के लिए। इस रिलेटिवली परमानेंट, नॉर्मली जो लर्निंग होती है वो रिलेटिवली परमानेंट होती है और आम तौर पे जो है लर्निंग की जो सही एज होती है वो अर्ली एज, जिसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंसेस उसके बढ़ते जाते हैं, उस वैसे वैसे उसकी लर्निंग की सलाहियत कम होती चली जाती है। इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट एक्सपीरियंसेस, और लर्निंग जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है एक्सपीरियंसेस पे, कि जिस तरीके के एक्सपीरियंस वो फेस कर रहा है, जिस तरीके के एक्सपीरियंस उसे हासिल हो रहा है, ये एक्सपीरियंस रीज़न बनते हैं किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग के। थ्योरीज ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें, क्लासिकल कंडीशन
Conditioning. Types of conditioning in which an individual respond to some stimulus that would not ordinarily produce such a response. क्लासिकल कंडीशनिंग, हम ये थ्योरी ऑफ लर्निंग है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्ड, कि एक इंडिविजुअल किस तरह रिस्पॉन्ड करता है मुख्तलिफ कंडीशंस में, मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ इक्वेशंस में। इस रिस्पॉन्स की बुनियाद पर हम एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, एक इंडिविजुअल की लर्निंग, एक इंडिविजुअल की करेक्टरिस्टिक को समझने में कामयाब होते हैं। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले है अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स। तो बुनियादी तौर पे जो है ये चार तरीके के रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं, जिसमें से एक है अनकंडीशन स्टिमुलस, एक है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, एक है कंडीशन स्टिमुलस और एक है कंडीशन रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस में अनकंडीशनल रिस्पॉन्स फेस करने ऑब्जर्वेशन के लिए मिलते हैं, कंडीशन स्टिमुलस में कंडीशन रिस्पॉन्स फेस करने को मिलते हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग or operant conditioning are types of conditioning in which desired voluntarily behavior less to reward or prevent punishment. ऑपरेंट कंडीशनिंग वो हमारी लर्निंग थ्योरी है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग देखते हैं, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल की डिज़ायर होती है वॉलंटरली बिहेवियर लेट्स की, ताकि वो अपने किसी भी रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए या किसी पनिशमेंट से बचने के लिए जो वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, मॉडरेट करने की कोशिश करता है बाय लर्निंग। इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं इसमें है रिफ्लेक्सिव अनलर्न बिहेवियर, कंडीशन लर्न बिहेवियर, रीइंफोर्समेंट। रिफ्लेक्सिव अनलर्न बिहेवियर यानी वो बिहेवियर जो स्पेसिफिक और यूनिक किसी भी इंडिविजुअल का होता है, जिसमें उसकी लर्निंग शामिल नहीं होती, उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व होती हैं। कंडीशन लर्न बिहेवियर ये वो बिहेवियर होता है जो वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट, मुख्तलिफ सिचुएशन में एक्सपीरियंस से हासिल करता है और उसकी बुनियाद पर वो उसको अडॉप्ट करता है। रीइंफोर्समेंट वो तरीक़ाकार है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स, रेगुलेशन और पॉलिसीज़ के ज़रिए हम किसी भी इंडिविजुअल्स को फोर्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को लर्न करने के लिए। थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंदर एक और हमारे पास जो थ्योरी है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। पीपल कैन लर्न थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। लोग जो अपनी लर्निंग इन्हेंस करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, वो जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं उस तरीके से उनकी लर्निंग होती है, या डायरेक्ट एक्सपीरियंस, या वो जो मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस को फेस कर रहे होते हैं उनकी बुनियाद पे उनकी लर्निंग होती है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम होती है, वो होती है कि लोगों की जो व्यू ऑफ थिंग्स हैं वो क्या है। बुनियादी तौर पे इंडिविजुअल्स के दो व्यूज़ हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव व्यू और एक होता है नेगेटिव व्यू। पॉजिटिव व्यू डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सेम थिंग को एक इंडिविजुअल ऑब्जर्व करता है और कंक्लूजन करता है नेगेटिव, और सेम थिंग को एक इंडिविजुअल ऑब्जर्व करता है, कंक्लूड करता है पॉजिटिव। तो चीज़ें सेम होती हैं लेकिन कुछ लोग उनको नेगेटिव और कुछ लोग उनको पॉजिटिव ले रहे होते हैं। इसमें जो अहम चीज़ होती है वो होती है उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि वो उनको देख किस तरह रहे। पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते चलें तो पॉजिटिव बिहेवियर हम उन लोगों को कहते हैं जो किसी भी
ایکسپیرینسز کے اندر جو ریسیونگ آف انفارمیشن اسٹارٹ کرتے ہیں وہ پازیٹیو سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور نیگیٹو کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ زیادہ تر پازیٹیو ایریا میں رہتے ہیں اور ان کی آبزرویشن وہ ان کو پازیٹیولی لیتے ہیں. وہ لوگ جو آبزرویشن انفارمیشن یا مختلف ڈائریکشن اور چیزوں کو نیگیٹو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں پازیٹیو کی طرف جانے کی، تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم نیگیٹو پرسنالٹیز کہتے ہیں. یہ عام طور پہ زیادہ تر نیگیٹو ڈومین میں ہی رہ جاتے ہیں. تو یہی وہ سلسلہ ہے کہ لوگوں کا آبزرویشن کا اسٹائل کیسا ہے یا ان کے ڈائریکٹ ایکسپیرینسز کیسے ہیں. اگر انڈیویجول کی پرسنالٹی میں جو ڈائریکٹ ایکسپیرینسز ہیں وہ زیادہ تر نیگیٹو رہے ہیں تو وہ تیزی سے نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہر چیز کو نیگیٹیوٹی سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی انڈیویجول کے ایکسپیرینس ڈائریکٹ جو فیس اس نے کیے وہ پازیٹیو رہے ہیں تو ایسے لوگ تیزی سے پازیٹیو بیہیویئر کی طرف جاتے ہیں اور وہ ہر چیز کو پازیٹیوٹی کی طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہمارے کی کانسیپٹ ہیں سوشل لرننگ تھیوری کے اندر وہ ہے اٹینشنل پروسیس، ریٹینشن پروسیس، موٹر ریپروڈکشن پروسیس، ری انفورسمنٹ پروسیس. بنیادی طور پہ یہ چار کی جو ہے کانسیپٹ ہے اٹینشنل پروسیس کہ وہ کتنے زیادہ اٹینشن یا کتنے زیادہ فوکس کرتے ہیں مختلف چیزوں کی طرف، یعنی ان کی آبزرویشن کی صلاحیت کتنی ہے، وہ کس حد تک آبزرو کر پاتے ہیں. ریٹینشن پروسیس کہ ان کی ریٹینشن کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کتنا ریٹین کر پاتے ہیں مختلف کنڈیشن، مختلف اوکیزن اور مختلف سچویشن کے اندر. موٹر پروڈکشن پروسیس وہ کس حد تک کنٹرولنگ رکھتے ہیں اپنی مختلف آبزرویشن کی ویو کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، وہ کس حد تک اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور ری انفورسمنٹ پروسیس کہ وہ کس حد تک آرگنائزیشن کے اندر اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو آرگنائزیشن ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. یہ ہماری کہلاتی ہے سوشل لرننگ. Theories of learning shaping behavior, systematically reinforcing each successive step that moves an individual closer to desired response. شیپنگ بیہیویئر وہ بیہیویئر ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹمیٹکلی ایک انڈیویجول کو کس طریقے سے ہم ری انفورسنگ کی طرف، سکسیسو کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، اس کو موو کر سکتے ہیں ایک انڈیویجول کو اپنے پلان اور ڈیزائر رسپانس کی طرف، تاکہ ہم اپنے ڈیزائر ریزلٹ اچیو کر سکیں. اس کے اندر جو کی کانسیپٹ ہوتے ہیں ری انفورسمنٹ از ریکوائرڈ ٹو چینج بیہیویئر. ری انفورسمنٹ پروسیس کے ذریعے ہم ایک انڈیویجول کے بیہیویئر کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک انڈیویجول اپنے بیہیویئر کو امپروو کر کے، اپنے بیہیویئر کو چینج کر کے ہماری آئیڈیل سچویشن میں آ سکے. جتنا تیزی سے وہ اپنے بیہیویئر کو ماڈریٹ کرے گا، چینج کرے گا، اتنا ہی تیزی سے وہ ہمارے آئیڈیل ڈومین میں شامل ہو جائے گا. Some reward are more effective than others. ہم کسی بھی انڈیویجول کو اس کی بیہیویئر کے اندر چینجنگ کے لیے فورس کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف ریوارڈ. جب ایک آرگنائزیشن اچھی پرفارمنس کے لیے اسپیسیفک ریوارڈ رکھتی ہے، یہ ریوارڈ فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں اور نان فائنینشیل بھی، تو ایسے میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ایک انڈیویجول فوکس کرتا ہے کہ وہ کیا ریکوائرمنٹ ہیں جن کو اچیو کر کے وہ آرگنائزیشن کی آئیڈیل پوزیشن میں آ سکتا ہے. تو یہ جو سم ریوارڈ ہیں ان کی ریفلیکشن کی بنیاد پہ بھی ہم ایک انڈیویجول کے بیہیویئر کو شیپ کر سکتے ہیں اور اس پوزیشن میں لا سکتے ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہو.
The timing of reinforcement affect learning speed and performances. सबसे अहम चीज होती है शेपिंग बिहेवियर के अंदर कि वो टाइमिंग जिसके दरमियान हम रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को और उसकी लर्निंग स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये टाइमिंग अगर आउट हो जाए तो हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करने में काफ़ी हद तक नाकाम हो जाते हैं। और अगर ये टाइमिंग सही एग्जैक्टली फॉलो की जाए कि किस टाइम पे किस इंडिविजुअल को किस तरीके से शेप किया जाए कि वो आइडियल बिहेवियर की तरफ आ सके, तो मैचिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग टाइम हम जो है बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, अगर हम टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो तरीकाकार है जिसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं रिवॉर्ड्स को, प्रोवाइडिंग अ रिवॉर्ड फॉर डिजायर बिहेवियर। हम इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम इंडिविजुअल को हाईलाइट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड। इन रिवॉर्ड की बुनियाद पर हम उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन रिवॉर्ड की अचीवमेंट के इंटरेस्ट की बुनियाद पर अपने बिहेवियर को स्पीड के साथ इम्प्रूव करके ऑर्गेनाइजेशन के आइडियल डोमेन का हिस्सा बन सके। सेकंड, हमारे पास रीइंफोर्समेंट में टेक्निक होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये वो तरीक़ाकार है जिसके अंदर रिमूविंग एन अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन डिजायर्ड बिहेवियर अकर। हम किसी भी इंडिविजुअल को मुख्तलिफ नौइयत की अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस की बुनियाद पर उसके बिहेवियर को मॉडरेट और चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम जो है और एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपने बिहेवियर के वो तमाम नेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर सके। पनिशमेंट, पनिशमेंट वो तरीक़ाकार है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन में शामिल तमाम इंडिविजुअल को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट, अप्लाइंग एन अनडिजायरेबल कंडीशन टू एलिमिनेट एन अनडिजायरेबल बिहेवियर। हम मुख्तलिफ नौइयत की पनिशमेंट को हाईलाइट करके एक इंडिविजुअल को ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने अपने बिहेवियर के अंदर से नेगेटिव एलिमेंट को रिमूव नहीं किया तो वो मुख्तलिफ नौइयत की पनिशमेंट को फेस कर सकता है। यही वजह है कि अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए कोई अट्रैक्ट ना हो सके तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए अपने बिहेवियर को मॉडरेट करता है, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करता है और वो अनडिज़ायरेबल कंडीशन से बचने के लिए अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को ख़त्म करता है। एक्सटेंशन withholding reinforcement of behavior to cause its sections। ये वो तरीक़ाकार है जिसके अंदर हम रीइंफोर्समेंट करते हैं मुख्तलिफ इंडिविजुअल के बिहेवियर को जो कॉजेज बनते हैं सेक्शंस की, ताकि वो मैक्सिमम लेवल पर अपने बिहेवियर को आइडियलाइज कर सके। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट प्रोसेस के अंदर शेड्यूलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कंटिन्यूस Continuous reinforcement, a desired behavior is reinforced each time it's demonstrated। हम डिजायर्ड बिहेवियर को reinforce करने के लिए कंटिन्यूसली बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन और मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करते रहते हैं ताकि हम इंडिविजुअल की बिहेवियर को कंटिन्यूसली बेसिस पे इम्प्रूव कर सकें। Intermittent reinforcement, a desired behavior is reinforced often enough to make the behavior worth
repeating but not every time it is demonstrated. ये वो तरीक़ाकार है जिसके अंदर हम कंटिन्यूसली बेसिस के बजाय मुख्तलिफ गैप के बाद, मुख्तलिफ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद टाइम टू टाइम रीइंफोर्स करते हैं एक इंडिविजुअल को अपने बिहेवियर के इम्प्रूव करने के लिए, ताकि मुख्तलिफ गैप के बाद जब हम उसको इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो मैं बेहतर तरीके से अपने बिहेवियर को मॉडरेट करने की पोजीशन में आ सकता है। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में सबसे पहले फिक्स इंटरवल शेड्यूल, रिवॉर्ड आर स्पेस्ड एट यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल। फिक्स फिक्स इंटरवल शेड्यूल वो तरीक़ाकार है जिसके अंदर जो है हम मुख्तलिफ एक टाइम फ्रेम के अंदर मुख्तलिफ स्टेप के अंदर मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स को फिक्स करते हैं, ताकि एक इंडिविजुअल स्टेप बाय स्टेप इन रिवॉर्ड के अचीवमेंट के लिए अपने बिहेवियर को मैक्सिमम लेवल पर आइडियलाइज कर सके। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, reward are initiated after a fixed or constant number of response। ये वो तरीक़ाकार है जिसके अंदर हम एक इंडिविजुअल को रिवॉर्ड के लिए अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो मैक्सिमम लेवल पे इनिशिएट कर सके मुख्तलिफ नंबर ऑफ रिस्पॉन्स की बुनियाद पर। यानी जैसे जैसे वो अपने रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता जाएगा वैसे वैसे वो मुख्तलिफ रिवॉर्ड की अचीवमेंट अचीव कर सकेगा। Behavior modification, organizational mods, the application of reinforcement concepts to individual in the work setting। जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं reinforcement concept के तहत किसी भी इंडिविजुअल के लिए, उसमें सबसे पहले 5 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के जो हमारे पास बुनियादी तौर पे 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई क्रिटिकल बिहेवियर। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉय या अपने वर्कर्स या अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैक्सिमम लेवल पर मॉडरेट करने में नाकाम हो रही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन 5 स्टेप को हम फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई क्रिटिकल बिहेवियर। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो मुख्तलिफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल हैं, इनके क्रिटिकल बिहेवियर क्या हैं। क्योंकि अगर क्रिटिकल बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड नहीं करें तो हम कभी भी उनको आइडियल बिहेवियर की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल के मुख्तलिफ क्रिटिकल बिहेवियर्स क्या हैं। सेकेंड, डेवलप बेस लाइन डेटा। सेकेंड स्टेप के अंदर जो है हम डेवलपमेंट करते हैं एक सिस्टमेटिक स्पेसिफिक बेस लाइन डेटा की, जिसमें हम मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक के ज़रिए वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम मैक्सिमम लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल्स की बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग कर सकें। थर्ड आता है आइडेंटिफाइंग बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। आफ्टर रिसीविंग डेटा हमें आइडेंटिफाई करना होता है वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो डिफरेंट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहा, एक इंडिविजुअल अपने आप को मॉडरेट नहीं कर पा रहा, और वो अपने बिहेवियर को बेहतर तरीके से इम्प्रूव नहीं कर सकता। डेवलप एंड अप्लाई इंटरवेंशंस, ये वो फोर्थ स्टेप है जिसके अंदर हम डेवलपमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ इंटरवेंशन की। ये वो इंटरवेंशन होती है जिसके अंदर हम एक इंडिविजुअल की मुख्तलिफ वर्क एक्टिविटी में मुख्तलिफ परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने के दौरान इंटरवेंशन करके एक स्पेसिफिक गाइडलाइन
ایک اسپیسیفک ایڈوائزری سروسز فراہم کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر ایک ریئلائزیشن پیدا ہو سکے. اب وہ آن دا بیسس آف فروٹفل ایڈوائس اینڈ اسپیسیفک گائیڈ لائن اپنے بیہیویئر کو میکسیمم لیول پر امپروو کر سکے. 5 اسٹیپ آتا ہے ایویلیویٹ پرفارمنس امپروومنٹ. یہ بڑا اہم اسٹیپ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے ایویلیویشن کرتے ہیں کہ ہماری ان پروسیجرز یا ان ٹیکنیکس یا ان طریقہ کار کی بنیاد پر ایک انڈیویجول نے کس حد تک اپنی پرفارمنس کو امپروو کیا ہے. پرفارمنس کے اندر آنے والے چینج کو کیلکولیٹ کرے بغیر ہم کبھی بھی اپنے رزلٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ جو بھی ہم پروسیس یا جو بھی ہم ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں اس سے ہم خاطر خواہ جو رزلٹ حاصل کر رہے ہیں وہ رزلٹ سیٹسفیکٹری لیول پر ہے یا نہیں ہے. تو ہم کمپیریجن کرتے ہیں کہ ہماری گائیڈ لائن فراہم کرنے سے پہلے بیہیویئر کی کیا کنڈیشن تھی اور پرفارمنس کا لیول کیا تھا، اور ہمارے انیشیٹو کے بعد بیہیویئر کی کنڈیشن کیا ہے اور پرفارمنس کا لیول کیا ہے. یہاں پہ ہمیں اپنے سکسیز اور فیلئر کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کس حد تک ہم ایک انڈیویجول کے بیہیویئر کو ماڈریٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. آرگنائزیشنل بیہیویئر ماڈ آرگنائزیشنل اپلیکیشنز. ویل پے ورسز سک پے. آرگنائزیشن کے اندر جو ڈفرینٹ اپلیکیشنز یوز کی جاتی ہیں آرگنائزیشنل بیہیویئر ماڈس کے طور پہ، اس کے اندر سب سے پہلے ویل پے ورسز سک پے. ریڈیوس ایبسنزم بائی ریوارڈنگ اٹینڈنس ناٹ ایبسنزم. ہم آرگنائزیشن کے اندر کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی بھی انڈیویجول کی بیہیویئر کی جو سب سے بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آرگنائزیشن کے لیے وہ ہوتی ہے کنسسٹنسی، کہ ایک امپلائی اپنے ورک کی طرف کس حد تک کنسسٹنٹ ہے. اس کنسسٹنسی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی اٹینڈنس. اگر امپلائی زیادہ تر ایبسنٹ رہتا ہے تو اس کا مقصد اس کی کنسسٹنسی کا لیول ویک ہے، اور اگر زیادہ تر وہ پریزنٹ رہتا ہے تو اس کا مقصد اس کی کنسسٹنسی کا لیول ہائی ہے. اس کنسسٹنسی کو انہینس کرنے کے لیے ہم آرگنائزیشن کے اندر مختلف ریوارڈ رکھتے ہیں آن دا بیسس آف پنچویلٹی، آن دا بیسس آف میکسیمم اٹینڈنس، تاکہ ایک انڈیویجول ان ریوارڈ کو اچیو کرنے کے لیے میکسیمم لیول پر اپنی کنسسٹنسی میں اضافہ کر سکے. سیکنڈ آتا ہے امپلائی ڈسپلن. دا یوز آف پنشمنٹ کین بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کامیابی میں جو مین رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسپلن کا، کہ کس حد تک ہم اپنے امپلائیز یا اپنے ورکر کو ڈسپلن فالو کرنے پہ انفورس کر سکتے ہیں. ڈسپلن فالو کرنے سے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے. ڈسپلن فالو کرنے سے اچیومنٹ پاسبل ہوتی ہے. ڈسپلن فالو کرنے سے آرگنائزیشن ایلیمینیٹ کر سکتی ہے اپنی ان نیسیسری کاسٹ کو. تو ہم ڈفرینٹ نوعیت کی پنشمنٹ ڈیولپ کر کے، پنشمنٹ ڈکلیئر کر کے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں پروڈکٹیوٹی کی طرف. ہم جو ہے آرگنائزیشن کے اندر اپنے امپلائیز کے اندر ڈسپلن کو فالو کرنے کی طرف انفورس کر سکتے ہیں. ڈیولپنگ ٹریننگ پروگرام. آرگنائزیشن کے اندر میکسیمم لیول پر مختلف اسٹیپ کے اندر ہم ٹریننگ پروگرام ڈیولپ کر سکتے ہیں. میتھڈ امپروونگ ٹریننگ افیکٹونیس. اور ہم مختلف آرگنائزیشن موڈس کے اندر میتھڈس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں جو کہ ہماری ٹریننگ کی افیکٹونیس کے اندر اضافہ کر سکے. یعنی ایک پروڈکٹیو ٹریننگ فراہم کر کے ہم اپنے امپلائیز کی پرفارمنس کے اندر انہینسمنٹ کر سکیں افیکٹونیس کو، تاکہ وہ ایفیشینٹ اینڈ ایز ویل ایز افیکٹو بن سکے.
फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट रिड्यूस द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल मैनेजमेंट कंट्रोल. ये वो मैक्सिमम और वो पीक लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय का, कि जब वो अपने आप को सेल्फ मैनेज करना शुरू कर देते हैं. ये वो स्टेज होता है जिसके अंदर एम्प्लॉयज को, वर्कर को कम से कम इन्फोर्समेंट की ज़रूरत होती है. मुस्तकिल बेसिस पे उसको गाइडलाइंस या एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो अपने आप को ऑन अकॉर्डिंग टू नीड खुद मैनेज करना शुरू कर देते हैं और अपने बिहेवियर को खुद एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं. ये प्रोसेस कहलाता है सेल्फ मैनेजमेंट का. ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी तौर पे जो एक टास्क होता है वो यही होता है कि किस तरीके से अपने वर्कर को सेल्फ मैनेजमेंट लेवल पर ले जाया जा सके, ताकि वो बजाय किसी की डिपेंडेंट होने के अपने आप को मैक्सिमम लेवल पर खुद मैनेज कर सके. यहाँ पे आके आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया. अगर हम आज के अपने इस टॉपिक को रिव्यू करें तो हमारा जो बुनियादी तौर पर ये टॉपिक था, ये था इंडिविजुअल बिहेवियर, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किस तरीके से ऑब्जर्व और इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल बिहेवियर को. जिसमें हमने देखा फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, कि वो क्या फाउंडेशन है किसी भी इंडिविजुअल बिहेवियर्स की. नेक्स्ट हमने देखा कि बायोजियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की, वो क्या बायोजियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनकी बुनियाद पर हम मैक्सिमम लेवल पर अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस कर सकते हैं. सेकंड हमने देखा एबिलिटी, इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस के एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है, जिसकी बुनियाद पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करते हैं टुवर्ड्स कैंडिडेट. सेकंड फिजिकल एबिलिटीज़, हमने देखा कि वो फिजिकल एबिलिटीज़ क्या होती हैं जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ इंडिविजुअल के मुख्तलिफ बिहेवियर्स होते हैं. फिर हमने देखा लर्निंग, लर्निंग क्या होती है और लर्निंग के जो पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, किन बुनियाद पर लर्निंग को जो है मैक्सिमम लेवल पे इम्प्रूव किया जा सकता है. उसके बाद हमने देखा थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखी क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी और इसके की पॉइंट्स देखे. उसके बाद हमने देखा थ्योरीज ऑफ लर्निंग है ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है और इसके पॉइंट्स क्या हैं. फिर हमने देखा थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंदर सोशल लर्निंग थ्योरी, कि एक सोशल लर्निंग थ्योरी की बुनियाद पर हम किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके की कॉन्सेप्ट क्या क्या थे. फिर हमने देखा लर्निंग ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंदर शेपिंग बिहेवियर, कि हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मुख्तलिफ इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप कर सकते हैं. इसके की कॉन्सेप्ट को हमने देखा. फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो इसके 4 पॉइंट्स हैं बुनियादी तौर पे. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सपेक्टेशन. फिर हमने देखा है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि हम रीइंफोर्समेंट को 2 तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं, कंटिन्यूस बेसिस पर, सेकंड इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट बेसिस पर, कि हम कंटिन्यूसली रीइंफोर्समेंट प्रोसेस जारी रखें या इसको टाइम टू टाइम रखें. फिर हमने देखा इसके अंदर डिटेल ऑफ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, फिक्स इंटरवल शेड्यूल और वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल. फिर हमने देखा बिहेवियर मॉडिफिकेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉड्स क्या क्या होते हैं. फिर हमने इसके अंदर देखा कि वो 5 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन में अपने इंडिविजुअल को बिहेवियर को मॉडरेट या इम्प्रूव करने के लिए. फिर हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉड, ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशंस, जिसके अंदर हमारे जो 4 पॉइंट्स है पे वेल वर्सेस सिक पे, सेकंड एम्प्लॉयज डिसिप्लिन,
थर्ड डिप्लॉइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, और फोर्थ सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये बुनियादी तौर पे आज का जो हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने डिटेल में फोकस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम मैक्सिमम लेवल पर अपने आइडियल डोमेन में ले जा सकते हैं।